अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 6 से शुरू करेंगे। अब मतलब चैप्टर नंबर 2 शुरू करना चाहिए था, लेकिन एक स्टूडेंट दो ने बताया कि आप चैप्टर नंबर 6 शुरू करें ताकि वो चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ये टफ नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है बेसिकली। तो वैसे भी मेरा स्टैटिस्टिक ही मेरा सब्जेक्ट है, एमएससी स्टैटिस्टिक किया हुआ है, तो मज़ा भी आता है इसको टीच करने में। तो स्टैटिस्टिक बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम ये है कि ये मतलब इसका काम है डेटा कलेक्ट करना और डेटा के साथ मतलब ये ऑपरेशंस करना वगैरह वगैरह। तो डिफिनीशन मैंने लिखा है स्टैटिस्टिक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक है क्या चीज़। आपके चैप्टर का नाम भी है द बेसिक स्टैटिस्टिक। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक है, इसमें कोई मतलब है कोई डिफ़िकल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। बेसिक स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक के बिल्कुल बुनियादी अवामिल है जो कि हमारे बेसिक रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो डिफिनीशन लिखा है कि स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deal with collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data to make informed decision। स्टैटिस्टिक जो है ये डेटा के साथ खेलता है। इसका काम है मतलब एक सॉरी उर्दू में हम शुमारियात कहते हैं। तो ये इसका कार्य काम ही शुमारा करना है। ये चंद टर्म्स यहाँ पे आए हैं विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग डेटा एंड इन्फॉर्म डिसीजन वगैरह। तो बारी बारी इसको मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर आपको ये डिफिनीशन याद ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको समझ जाएं बस ये भी काफ़ी है आपके लिए। याद हुआ तो फिर तो सोने पर सुहागा है। तो लिखा है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। ये तमाम साइंस जो है इनकी माँ है। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है और डील किसके साथ करता है? कलेक्टिंग, डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर उसे इंटरप्रेट करता है, फिर प्रेजेंटिंग द डेटा और इन्फॉर्म डिसीजन। मैं आपको ये सारी बातें एक मिसाल में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्लास 10th को मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इनकी मैथमेटिक्स कैसी चल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उनका एक टेस्ट अरेंज कर लेता हूँ। जब वो टेस्ट देते हैं मैं उन टेस्ट को कलेक्ट करके उन्हें मार्किंग करता हूँ। ये मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जो टेस्ट में मार्क्स लिए थे उन्हें मैंने मतलब पेपरों से एक शीट पे मैंने लिखे। तो मैंने ऑर्गेनाइज किया एक पेपर पर मैंने सारे मार्क्स लिखे। जब मैंने ऑर्गेनाइज किया तो मुझे उनको स्टडी करना मेरे लिए आसान बन गया, क्योंकि एक एक पेपर को चेक करके उसके मार्क्स देखना और एक पेपर पे सारे मार्क्स आ जाएं तो वो तो फिर आसान हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एनालाइज किया। मैंने ये मतलब है उस पे जो मार्क्स मैंने स्टडी किए, मैंने उसकी एनालाइजिंग की कि यार कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, कितने के ज़्यादा हैं, कितने के एवरेज हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब एक पेपर पर जब मार्क्स सारे लिखे जाए तो वो तो आसानी से स्टडी हो सकते हैं। तो उस पे मैंने एनालाइजिंग की। फिर मैंने किया क्या, फिर मैंने इंटरप्रेटिंग की कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टडी किया कि सिर्फ 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ए ग्रेड में हैं, बाकी सारे के सारे मतलब ए ग्रेड से कम हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी स्टडी की 40% स्टूडेंट्स तो फेल हो गए हैं। तो अब ये मैंने क्या किया, इस डेटा को इंटरप्रेट कर रहा था कि ये इस मसले पर हल मतलब है इसका हल क्या होगा। मैं इसका हल तलाश करने लगा। उसके बाद मैंने यूँ किया कि उस डेटा को मैंने जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैंने लिखा था उसे मैंने प्रेजेंटिंग डेटा मतलब है मैंने प्रेजेंट कर दिया। मैं प्रिंसिपल साहब के पास वो डेटा ले गया, उसे मैंने हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन मतलब मैं मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राफ हैं उसके ज़रिए या टेबल के ज़रिए मैंने
मुनासिब अंदाज से लिखा ताकि प्रिंसिपल साहब को आसानी से समझे। प्रेजेंटिंग द डेटा का मतलब ये होता है कि हम डेटा को इस अंदाज में लिखें कि दूसरे भी इसको आसानी से पढ़ सकें। तो प्रिंसिपल साहब ने को मैंने प्रेजेंट किया, प्रिंसिपल साहब ने क्या प्रिंसिपल साहब ने यू किया कि जब मैंने इंटरप्रेटिंग जो मैंने की थी कि भाई इनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, इनके लिए एक अलहदा दूसरा क्लास होना चाहिए या ज़ीरो क्लास होना चाहिए, या मतलब छुट्टी के बाद इनके साथ एक क्लास लेना चाहिए, या मतलब जो भी मैंने इंटरप्रिटेशन की थी वही डेटा प्रिंसिपल साहब ने इन्फॉर्म डिसीजन उस पे लिया और एक प्रॉपर शक्ल में मतलब उसने उसे तरतीब दिया कि भाई 10th क्लास की ब्रेक के बाद मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास ज़रूर होगी। तो ये उसने इन्फॉर्म डिसीजन दिया। आपको समझ आ गई होगी। देखिए डेटा कलेक्ट हुआ, मार्क्स मतलब मैंने टेस्ट लिए बच्चों से, उनको मार्क्स दिए, तो डेटा कलेक्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, मैंने तरतीब से मैंने पेज पे लिखे सर मार्क्स। फिर मैंने एनालाइज किया, फिर मैंने उस पर मतलब गौर किया कि भाई कितने स्टूडेंट्स ए ग्रेड में हैं, कितने बी ग्रेड में हैं, कितने फेल हो चुके हैं वगैरह। फिर मैंने उसके लिए इंटरप्रिटेशन की कि भाई इतने स्टूडेंट्स मतलब कमज़ोर हैं तो इनके लिए एक दूसरा क्लास होना चाहिए वगैरह, मतलब इसके लिए एक हल तलाश करने लगा। इंटरप्रिटेशन मैंने उस डेटा पे की। फिर मैंने वो डेटा प्रिंसिपल साहब को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया। प्रेजेंटिंग द डेटा, असल में डेटा का वो मेथड है कि इस डेटा को इस अंदाज में पेश करना कि दूसरा बंदा भी इसको आसानी से समझ सके, और प्रिंसिपल साहब ने इन्फॉर्म डिसीजन उस पर लिया। यही स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन है। आप हर जगह पे हर चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स का मिसाल लिया, आप स्टूडेंट्स हैं तो मैंने ये मिसाल दिया। आप फॉर एग्जांपल किसी थाने में देख ले तो वहाँ पे जो ट्रैफिक ऑफिसर होता है वो एक्सीडेंट के बारे में भी डेटा कलेक्ट कर सकता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, और फिर मतलब एक बड़े ऑफिसर उस पर इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह एक हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पे भी ये मतलब हो सकता है वगैरह वगैरह। स्टेटिस्टिक ये असल में डेटा तो ऐसी चीज़ है कि हर जगह मतलब एप्लीकेबल है। तो ये थी स्टेटिस्टिक की डिफिनीशन। आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी डिफिनीशन मैंने नहीं लिखे है इसलिए कि डिफिनीशन आपको याद रखना नहीं चाहिए, मतलब आप याद न करें तो भी ठीक है, लेकिन आपको जो टर्मिनोलॉजी जिसमें इस्तेमाल हुए हैं वो उनको आपने समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको कम से कम जानते हो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ occurrence ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू इन अ डेटा सेट। देखिए कि किसी भी डेटा सेट में कौन सा नंबर कितनी बार आया है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने क्लास में चंद बच्चों से मैंने टेस्ट लिए, 10 नंबरों का टेस्ट मैंने तैयार किया था और बच्चों से टेस्ट लिए, तो उन्होंने मुझे मार्क्स इस अंदाज में दिए। फॉर एग्जांपल कि पहले बच्चे ने मार्क्स दिए थे 5, दूसरे ने 2, तीसरे ने 6, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 6, फिर 4 वगैरह। इस तरह के मार्क्स स्टूडेंट्स लिए। अब देखें ये मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है इसका। अब मैं इसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैसे बनाऊंगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सबसे बड़ा फिगर इसमें 9 है, 9। तो देखिए ये मैं लिखूंगा कि मार्क्स, मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो आपने देख लिया कि दैट शोज द नंबर ऑफ अकुरेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू, ईच इंडिविजुअल हर एक वैल्यू। तो देखिए फॉर एग्जांपल बड़ा इंसान 9 है, मैं 9 लिख देता हूँ। 9 कितनी बार इसमें आया है, आप देखें एक ही मरतबा आया है। फिर 9 से छोटा इंसान फॉर एग्जांपल 7 है, आप 7 देखें तो 7 भी एक मरतबा आया है। फिर आते हैं 6 की तरफ, तो 6 देखें, 6 कितनी बार आया है, 1।
ये 2, ये 3, तो 3 मरतबा 6 आया है। फिर आप 5 को देखें, 5 तो गिने 1 2 3, ये भी 3 मरतबा आया है। फिर 4 4 को लिखें, 4 कितनी मरतबा आया है, 1, 4 भी 1 मरतबा 1 टाइम आया है। और फिर 3 3 कितने टाइम आया है आप गिने, तो 1 2 3, 3 भी 3 टाइम आया है। इस तरह 2 को गिने, इस तरह 1 को गिने, तो देखें जित 9 मतलब 9 एक ही मरतबा आया था, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 7 एक मरतबा आया था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। 6 3 मरतबा आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 5 3 टाइम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 हो गई, वगैरह। तो फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ ये शो करती है कि कौन सा नंबर कितनी मरतबा आया है। दूसरा जो टर्म इस्तेमाल होता है, क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने वही टेस्ट वाला एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 नंबर का टेस्ट था, मैंने बच्चों से लिया, तो मुझे मार्क्स कुछ इस अंदाज में मिले कि 51 63 41 53 61 63 72 55 31 23 40 और 11 और 31 और 47 53 45 और 9 और 53 61, इस तरह के मार्क्स मतलब है मुझे मार्क्स में, मतलब है और भी मार्क्स थे नीचे। तो क्लास लिमिट का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा नंबर्स हो और मतलब है उसमें उनमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा हो, तो उन्हें मैं उस अंदाज में नहीं लिख सकता कि 51 कितनी मरतबा आया है, 72 कितने। अब इस अंदाज से मैं करूँ कि ये तो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक चला जाएगा और मतलब है बात ख़त्म नहीं होगी। इस अंदाज इस टाइम ऐसे वक्त के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास लिमिट ले लेते हैं। क्लास लिमिट क्लास लिमिट में यूं होता है, देखिए अब मैं लिखूंगा कि 0 से लेकर 10 तक कितने मार्क्स आए हैं, 0 से लेकर 10 तक। तो 0 से लेकर 10 तक आप गिने, तो एक 9 मतलब 0 और 10 के बीच में आता है 9, तो एक हो गया, ये बस 1 एक ही मरतबा आया है, ये फ्रिक्वेंसी। अच्छा, फिर 11 से लेकर 20 तक कितनी मरतबा कितने मार्क्स आए हैं, तो देखें ये 1, ये भी बस 1 टाइम ही आया है। अब मैं लिखूँ कि 21 से लेकर 30 तक कितने मतलब ये बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, तो 1, ये भी 1 टाइम आया है। फिर 31 से लेकर 40 तक मतलब है कितने मार्क्स आए हैं, तो 1 2, ये 2 टाइम्स आया है। इस तरह 41 से लेकर 50 तक कितने मार्क्स आए हैं, तो देखिए 1 2, अच्छा यहाँ पे 40 ये वाला हमने नहीं लिखा था, तो ये 3 हो गए। अच्छा 41 से 50 तक अब हम गिनेंगे, तो 1 2 3,
ये 3 टाइम्स आया है। और फिर 51 से लेकर 60 तक कितनी मरतबा आया है। अब इसी तरीके से देखिए इसमें यूँ होता है, ये तो मैंने शॉर्ट सा डेटा दिया है, बाज़ों का बहुत बड़े बड़े डेटा हमारे सामने आ जाता है, तो फिर उसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लास लिमिट। तीसरा यहाँ पे एक टर्म दूसरा इस्तेमाल होता है क्लास बाउंड्री का। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये होता है, इसी को मैं क्लास लिमिट में एक बार ग्राफ के ज़रिए मैं आपके सामने शो करता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। तो देखिए 10 से लेकर 20 तक मतलब है एक स्टूडेंट था, तो 10 से लेकर 20 तक एक ही स्टूडेंट था। अब 11 से लेकर 0 से लेकर 10 तक, देखिए 0 से लेकर 10 तक एक ही स्टूडेंट था, तो ये ऐसा आएगा। अब देखिए 11 से लेकर 20 तक ये भी एक ही स्टूडेंट था, तो अब 11 यहाँ से शुरू होगा, तो मैं यूं करूंगा कि अब 21 से लेकर 30 तक ये भी एक था, ये देखिए सारे 1 के मतलब बिल्कुल एक के सामने सामने आ रहे हैं। फिर 31 से लेकर 40 तक जो थे वो 3 स्टूडेंट्स थे, तो ये 3 इस तरह आएगा। फिर 41 से लेकर 50 तक जो थे वो भी 3 स्टूडेंट्स थे। अब आप देखें कि यहाँ बार ग्राफ में ये जो गैप आ रहा है, ये यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, हर दो बार के बीच में जो गैप है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्री लेते हैं। क्लास बाउंड्री बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसे इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और ये इस वाली साइड को कहते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। इस तरह ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, हर एक में अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट होता है। तो क्लास बाउंड्री हम यूं बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लोअर क्लास लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें और इसमें 0.5 ऐड करें। असल में यूं होता है कि इनके दरमियान ये जो गैप है, देखिए ये 10 और ये 11 से शुरू होता है, 11 से शुरू होता है, तो 11 माइनस 10 करें, 11 माइनस 10 डिवाइड्स बाई 2। ये जो गैप है, असल में ये गैप आपने दो हिस्सों में बांटना है, आधा हिस्सा इसका इसकी तरफ आ जाएगा और आधा हिस्सा इसकी तरफ आ जाएगा, ये दो हिस्सों में बांटना है। अब इनके बीच में चूंकि 1 का गैप था, 10 और 11 के बीच में 1 का गैप होता है, तो 0.5 मैंने बताया। अगर ये 5 का था तो फिर आपने 2.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है। बहरहाल ज़्यादातर मोस्टली जो है वो 1 का गैप ही आता है, तो इससे आप परेशान ना हो। मोस्टली जो होता है वो 1 ही का गैप आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा था कि असल में आपने ये 0.5 यहाँ पे फिक्स नहीं है,
ये जो गैप होता है बस इसको आपने दो हिस्सों में बांटना है। देखिए यहाँ 0 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, मतलब इस 10 और 11 के बीच में एक ही हिस्से का फर्क है। तो यही एक हिस्सा आपने इन दोनों पे मतलब वहां पे इन दोनों पे डिवाइड करना है। ये 0.5 इस साइड पे आ जाएगा और वो 0.5 थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये गैप खत्म हो जाएगा और एक बेहतरीन टाइप का हिस्टोग्राम बन जाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।